क्या शासनादेश जारी हो गया है कि डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में 3 दिग्गजों की मुलाकात के बारे में कि इसके मायने क्या है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज होने लगी है। वहीं बात भारतीय महिला हॉकी टीम के भी करेंगे, जिन्होंने टोक्यो से संदेश दिया है कि देश की छोरियां छोरों से कम नहीं है। वहीं बात करेंगे जुगाड़ के एम्बुलेंस की भी, साथ ही बात करेंगे बाढ़ की विनाश लीला की, और फिर पूछेंगे कि कौन है गोरखपुर की प्रियंका का कातिल। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की महिला हॉकी टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। महिला टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। टोक्यो में चक दे इंडिया रिप्ले। छोरियां छोरों से कम नहीं। ओलंपिक में शेरनियों ने रचा इतिहास। क्रिकेट के बाद हॉकी में द ग्रेट वॉल। देश ने कहा तुम पर है नाज। क्योंकि हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। बेटियों पर देश को नाज है, हर तरफ एक ही आवाज है, चक दे इंडिया। और बेटियों ने सबको रंग दिया उल्लास में उल्लास में। बेटियों ने गेम नहीं जीता बल्कि विजय पताका लहराकर बता दिया कि 4 दीवारी से बाहर निकलेंगे तभी तो इतिहास रचेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दरअसल सोमवार को खेले गए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में रचा इतिहास। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में रचा इतिहास। पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गुरजीत कौर ने किया गोल। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतरी है। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वें नंबर पर रही। 1980 में टीम 4थे नंबर पर रही थी। सेमीफाइनल्स में 4 अगस्त को अर्जेंटीना से भिड़ेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद करने वाली जाबाज बेटियों के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके प्रदर्शन से हम खुश हैं। आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत का सपना सच हो रहा है। खुशी जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। हालांकि जैसे ही इस ऐतिहासिक जीत की खबर देश को लगी, सोशल मीडिया पर बेटियों के लिए बधाइयों की भरमार शुरू हो गई। शानदार जीत पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री प्रियंका गांधी समेत पूरे देशवासियों ने हौसला बढ़ाया। तो वहीं प्रदेश के स्पोर्ट्स डायरेक्टर आरपी सिंह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं था, लेकिन बेटियों ने ये कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में नंबर 2 है और 3 बार की ओलंपिक चैंपियन है। उसको हराना बहुत आसान काम नहीं था,
लेकिन हम तो यही कहेंगे कि टीम एकजुट होकर खेली, यही तो टीम है। अब इनका जो सेमीफाइनल के बाद, अब क्वार्टर फाइनल के बाद जो सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है वो अर्जेंटीना से होगा। और सेमीफाइनल फाइनल ऐसे मैचेज होते हैं कि इसमें कह नहीं सकते कौन टीम जीतेगी कौन हारेगी। तो इस समय इंडिया टीम की जो हम ये कह सकते हैं कि मॉरल जो है काफी ऊपर है और बेहतर प्रदर्शन। बहरहाल अब लड़ाई फाइनल्स के लिए है। ऐसे में सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसमें जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हालांकि महिला हॉकी के इस प्रदर्शन से 41 साल में पहली बार महिला हॉकी में पदक की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एम्बुलेंस कर्मियों के चक्का जाम से निजात पाने के लिए शासन और प्रशासन ने जो तरीका अपनाया है वो कितना खतरनाक है, किस कदर जानलेवा है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। एम्बुलेंस का चक्का जाम, मरीजों की जान हल्का। भाई ये देखिए माता जी कितनी परेशान है, उठा के बोल रहे हैं, ये पायलट है, बोल रहे हैं उठा कर ले जाइए। अनट्रेन्ड ड्राइवर्स को कमाल। वाह, ये लोग गाड़ी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संकट पर कब समाधान? एक तरफ प्रदेश भर में 108, 102 और ALS एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की हक के लिए हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी मांगों की जगह पर FIR का अल्टीमेटम जारी कर रही है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं दोनों की लड़ाई में असली मार झेल रहे मरीजों के दर्द की। दरअसल हड़ताली एम्बुलेंस कर्मचारियों से एम्बुलेंस की चाबी लेकर के उनका जिला प्रशासन ने नए ड्राइवर्स को तो काम पर रख लिया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देख करके आप भी कहेंगे कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए जीवनदायिनी नहीं बल्कि जीवन लेने वाली ज्यादा साबित हो रही है। देखिए, जब नया और अनट्रेन्ड ड्राइवर मरीज को लेकर के अस्पताल पहुंचा, देखिए ड्राइवर को एम्बुलेंस का स्ट्रेचर तक खोलना नहीं आता है। आगे की तस्वीर देख करके आप सन्न रह जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेचर एम्बुलेंस से बाहर आती है, मरीज और स्ट्रेचर दोनों धड़ा। ये देखिए उन्नाव जिला की स्ट्रेचर नहीं संभाल पा रहे जिला अस्पताल की। ये देखिए, अब इस तस्वीर को देखिए, घायल व्यक्ति पर चाकुओं से हमला हुआ है। वो चलते और बैठने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अनट्रेन्ड ड्राइवर की लापरवाही देख करके परिवार वाले उसे सहारा देते हुए इमरजेंसी में ले जा रहे हैं, जबकि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर आराम फरमा रही है। अस्पताल पहुंची इस एम्बुलेंस में हादसे में घायल व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है। उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट है, लेकिन उन्नाव जिला प्रशासन का अनट्रेन्ड ड्राइवर बस खड़ा होकर के देख रहा है। हद तो यह है कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की तैनाती तक नहीं हुई है। एम्बुलेंस की कमान संभाले इस ड्राइवर और एम्बुलेंस को देखिए। एम्बुलेंस को चलाना तो दूर, आगे पीछे करने में भी काफी मशक्कत हो गई। ड्राइवर को बैक गियर तक नहीं लगाना आ रहा। बैक गियर नहीं लगा पा रहे हो क्या? बैक गियर नहीं लग पा रहा है ना? अब इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे इससे पहले? इससे पहले बस चला रहे हैं। अच्छा, बस चला रहे, बैक गियर नहीं लगा पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, बैक गियर नहीं लगा पा रहे भैया। ट्रेनिंग ये देखिए नई ज्वाइनिंग की गई है आज। तस्वीरों को आप देख करके समझ गए होंगे कि हालात कैसे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एम्बुलेंस के लिए जुगाड़ व्यवस्था क्यों? हादसे होने पर जिम्मेदार कौन? मरीजों की जान गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नए ड्राइवर्स को क्यों नहीं दिया गया प्रशिक्षण? वहीं जब
पूरे मामले को लेकर के उन्नाव सीएमओ साहब से बात की तो कहा कि सभी ड्राइवर एआरटीओ और जिला प्रशासन की तरफ से रखे गए हैं और ट्रेंड हैं। तो बहुत से लोग वापस आ गए, कुछ गाड़ियों की व्यवस्था भी हो गई है और मैंने सभी अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उनके पास पुरुष सीएचओ, अतिरिक्त वार्ड बॉय और आरबीएस की टीम से एक पैरामेडिक उपलब्धता के आधार पर इनको हो सके तो तैनात किया जाए ताकि पब्लिक को इस परेशानी कम से कम हो। हम लोग प्रयास में लगे हैं कि जनता को परेशानी न हो। बहरहाल कितने ट्रेंड हैं वो किसी से छुपा नहीं है और तस्वीरों को देख करके तो यही लगता है कि एम्बुलेंस सिर्फ ये सोच करके चलाई जा रही है कि घायलों और मरीजों को सामान समझ करके किसी तरह अस्पताल पहुंचा दिया जाए। भारत समाचार के लिए उन्नाव से अनुराज भारती की रिपोर्ट। इधर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से किसानों का और नदी किनारे रहने वाले लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो कई जगह लोग प्रशासन की उदासीनता के चलते बारिश के पानी में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ और बारिश से हाहाकार। बारिश से सड़कों पर जल भराव। बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। जलस्तर बढ़ने से डूब गया पुल। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते कानपुर के गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गंगा के किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। तो वहीं गंगा किनारे बसे लोगों पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है ताकि गंगा का पानी गांव में घुसने पर ग्रामीणों को तत्काल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। कानपुर में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पांडु नदी उफान पर है। तो वहीं पनकी के गांव में इतना ज्यादा जल भराव हो गया है कि घरों में फंसे लोगों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। किसी गांव में जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों ने पलायन तक शुरू कर दिया है। आसमान से बरस रहा पानी मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए आफत बन गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। चित्रकूट से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बारिश ने किस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया है। चित्रकूट के मानिक तहसील क्षेत्र के मंदाकिनी और बरदहा नदी उफान पर है। 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश से हाईवे, मकान और दुकान करीब 4 फीट पानी में डूब गए हैं। महोबा में 18 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर की सुभाष चौकी परिसर सहित बैरकों में भी बारिश का पानी भर गया है। चौकी परिसर और बैरकों में पानी भरने से बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली और नालों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नगरवासियों को जल भराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये सब पानी निकलने का गुंजाइश कहीं है नहीं है और पानी अपने भर जाता है, कपड़ा लगता है, सब परेशान, ऊपर छत टूट गई है, सब परेशान है। तो जब पानी बंद हो जाए तो डिब्बा से उलीचते हैं, सब निकालते हैं, सब भीग जाता है, सब बक्से के ऊपर 4 पे बैठे रहते हैं। अपने खाना भी नहीं बना पाया कल शाम को, न सुबह बना पाया, अभी ऐसे भूखे बैठे हो। बिजनौर का गंगा बैराज घाट का पुल हो या फिर सुखरो नदी ही क्यों ना हो, दोनों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं गंगा बैराज घाट पर बने पुल पानी के लिहाज से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे खेती कर रहे किसानों की सैकड़ों बीघा गन्ने और धान की फसल जलमग्न हो गई। किसानों की फसलों में भी नदी का पानी जमा होने से फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। 2021 किसानों का बहुत ही बुरा साल आया। जो इससे पहले एक हम केदारनाथ की बाढ़ से उब रही थे कि आज से 1 महीने पहले भी बाढ़ ने आकर पूरी फसल का तहस नहस कर दिया। आज स्थिति जो है कि जो पहले बचा कुचा की फसल थी वो मुंजी की भी नष्ट हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर मुहर्रम को लेकर जारी शासनादेश पर सिया समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है।
शिया समुदाय इसे एक तरह से हिदायत की तरह देख रही है, जबकि प्रशासन इसे महज एक गाइडलाइन बता रहा है पूरा मामला क्या, क्यों घमासान मचा हुआ है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं। यूपी डीजीपी के लेटर पर लड़ाई। शिया समुदाय ने खोला मोर्चा। यूपी पुलिस की भाषा पर ऐतराज। शिया समुदाय के अपमान का आरोप। जब तक माफी नहीं तब तक शांति बैठकें नहीं। ये गाइडलाइन नहीं है बल्कि शियों के खिलाफ चार्जशीट है। आपने कभी कोई वाकया ऐसा सुना कि भाई पतंगों पर तबारा लिख के भेजा गया हो या किसी जानवर पर तबारा लिखा गया हो? ये इनको कहाँ तक खबर मिली है? क्या ऊपर तो भगवान ने इन पर नाजिल किया है कुछ, या किसी अलकायदा के मुल्ला ने उनको बताया है? यूपी के डीजीपी की ओर से जारी मुहर्रम गाइडलाइंस को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना ने गाइडलाइंस में इस्तेमाल की गई भाषा पर ऐतराज जताया है और कहा है कि जारी गाइडलाइन से शिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और लेटर के जरिए शिया सुन्नी विवाद को हवा देने की कोशिश भी की गई है। लिहाजा योगी सरकार डीजीपी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। दरअसल 10 अगस्त से मुहर्रम शुरू हो रहा है, जो 2.25 महीने तक चलेगा। ऐसे में दंगा फसाद होता है तो डीजीपी जिम्मेदार होंगे। शियों की छवि खराब करने की कोशिश। डीजीपी सर्कुलर में अभद्र भाषा का प्रयोग। डीजीपी को पद से हटाया जाए। पुलिस प्रशासन की बैठकों का बायकॉट। मौलाना कल्बे जवाद साहब से बात करेंगे। सर, तमाम चीजें उसमें जो है वो लिखी गई हैं, शिया सुन्नी तबर्रा, इन सब चीजों का जिक्र किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाइडलाइन नहीं है बल्कि शियों के खिलाफ चार्जशीट है, जिसमें उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं कि तबर्रा पढ़ते हैं, जानवरों पर लिख के जानवरों को छोड़ देते हैं, पतंगों पर तबर्रा लिखते हैं। जब तक कि आप यहाँ 20 साल 25 साल से होंगे यहाँ के ऊपर, आपने कभी कोई वाकया ऐसा सुना कि भाई पतंगों पर तबर्रा लिख के भेजा गया हो या किसी जानवर पर तबर्रा लिखा गया हो? ये इनको कहाँ तक खबर मिली है? क्या ऊपर तो भगवान ने इन पर नाजिल किया है कुछ, या किसी अलकायदा के मुल्ला ने उनको बताया है? ये क्या है? सब पूरा इतना बड़ा झूठ क्यों लिख रहे हो? इसको लेकर अगला क्या कदम होगा? क्या किसी नेता से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से बात होगी? बिल्कुल, सबसे बातचीत होगी। पहला कदम तो ये हमने उठाया है कि इनकी तरफ से जो झूठी पीस मीटिंग्स होती हैं, जो बुलाते हैं कि साहब आओ, तो उस पीस मीटिंग का हम लोग बायकॉट कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप झगड़ा फैलाने वाली बात कर रहे हो, दूसरी तरफ तो झूठी पीस मीटिंग बुला रहे हैं। जब आप किसी भी इनकी पीस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जिस लेटर पर लड़ाई जारी है उसके असली विवाद को समझते हैं। दरअसल डीजीपी कार्यालय से मुहर्रम को लेकर जारी दिशा निर्देश में शिया समुदाय की ओर से तबर्रा पढ़ने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व जानवरों की पीठ पर और पतंगों पर ऐसी बातें लिखकर उड़ाते हैं जिन पर सुन्नी समुदाय को ऐतराज होता है। इसको लेकर अमन बिगड़ने की आशंका जताई गई। जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है। जिस लेटर के अंदर मुहर्रम को लेकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन उसमें जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसमें उन बातों को याद किया गया है जो 40 साल पुरानी बातें हैं। देखिए, जो पूरा प्रकरण मेरी जानकारी में आया है और मौलाना साहब से हमने भेंट किया है और कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा, हमने कहा। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सर्कुलर पिछली बार की तरह इस बार भी जारी किया गया है। जो पत्र वायरल हो रहा है उसके बारे में एडीजी कानून व्यवस्था से पता करने के लिए कहा गया है, उसकी क्या सच्चाई है।
वहीं मुहर्रम को लेकर जारी सर्कुलर को लेकर ADGLO प्रशांत कुमार का कहना है कि ये एक विभागीय लेटर है, इसमें किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की बात नहीं है। तो वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है उसका समावेश किया गया है और पूर्व के सालों में भी 2019, 2020 में भी सेम ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस पे रोक लगाने का जो सरकारी आदेश जारी हुआ है उस पर मौलाना कल्वे जवाद साहब ने जिस प्रकार से उसको बगदादी फरमान बताया है, ये सरकार का अपमान है, इस सरकार को आतंकी दर्शाने वाली बात है और ये बयान बहुत ही निंदनीय है। उनको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए इस तरह के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए और जो उन्होंने शब्द बोले हैं उसको वापस लिए जाने चाहिए। डीजीपी की ओर से जारी लेटर को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।